नमस्कार प्यारे साथियों, मैं टॉपर गाइडेंस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही दुखद घटना सा लेकर आया हूं। हमारे 13वें राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया। कुछ दिनों से वे बहुत ही ज़्यादा बीमार चल रहे थे और आज उनका निधन हो गया। मैं समस्त टॉपर गाइडेंस फैमिली की ओर से अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम हमारे ऐसी महान शख्सियत जो कि 2 बार रक्षा मंत्री, 2 बार वित्त मंत्री और 1 बार विदेश मंत्री का कार्यकाल संभालने वाले ऐसी शख्सियत जो कभी राजीव गांधी के टाइम पर प्रधानमंत्री बनने की उस स्थिति में आ गए थे और ज्ञानी जेल सिंह जी ने मौका किसे दिया था? राजीव गांधी जी को। बाकी मैं इन बातों पर बाद में बात करूंगा, लेकिन अब मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बायोग्राफी। दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर 1935 को बंगाल में। मैं इसलिए कहूँगा दोस्तों, उस टाइम वो पश्चिम बंगाल नहीं था, वो बंगाल ही था। दोस्तों, इनके जो पिता थे किंकर मुखर्जी, वो भी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और वो कई बार जेल भी गए हैं। तो दोस्तों, हम ऐसी महान शख्सियत के बारे में आज आप सभी को कुछ बताना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनको भारत रत्न मिला, ये आप सभी जानते हो। भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, 13वें राष्ट्रपति हैं। बहुत बेहतरीन इन्होंने अपनी एक राजनीतिक समझ को, एक बहुत बड़ी महान शख्सियत जिनको किसी नाम की जरूरत नहीं है, इनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने प्रणब दा के लिए एक बात कही थी कि जब भी निकलता है तो धुआं निकलता है। ये वाक्यांश इंदिरा गांधी जी ने प्रणब मुखर्जी के लिए बोला था। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी जब भी रहीं, जितने भी टाइम तक रहीं, प्रणब मुखर्जी का जो कार्यकाल बड़ा ही बेहतरीन रहा। उन्हें अच्छे अच्छे पद मिले, लेकिन उन इसमें बहुत सारी, अब मैं आपको बताता चलूंगा क्या हुआ। बीके मेमन जी की जब को स्पॉन्सरशिप ये कर रहे थे प्रणब दा, तो उस टाइम बंगाल का एक बहुत बड़ा नाम थे बीके मेमन, और एटलीस्ट वो भारत का ही बहुत बड़े नाम थे बीके मेमन, तो उनको कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि जो बीके मेमन जी के यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने इन्हें देख लिया और फाइनली इनको क्या हुआ, इसके बाद इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत होती है। मैं बात कर रहा हूँ 1969 की। मैं 1969 में इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद बना दिया गया। इन्हें क्या बना दिया गया? राज्यसभा सांसद बना दिया गया। इसके बाद इन्होंने राज्यसभा में बहुत ज़्यादा कार्यकाल पूरे किए, बहुत अधिक कार्यकाल पूरे किया। पर एक बहुत ही इसी के साथ एक दुखद घटना सामने आती है, और वो क्या आती है कि 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। और इसी के बाद से एक ऐसी शख्सियत को हमें ज़रूरत थी जो प्रधानमंत्री के लायक हो। तो राजीव गांधी जी ने पूछा, ये प्लेन से जा रहे थे तो इन्होंने पूछा कि राजीव गांधी जी ने कि अब किसे, तो इन्होंने एक इशारे में बोल दिया कि जो पार्टी का वरिष्ठ नेता है उस टाइम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे वो प्रणब दा ही थे उस टाइम उम्मीदवार। इससे पहले बहुत सारी बातें, जैसे इंदिरा गांधी की जो बहुत ज़्यादा करीबी थे, इंदिरा गांधी जी ने इन्हें वित्त मंत्री की पोस्ट पर रखा, रक्षा मंत्री की पोस्ट पर रखा, और इन्हीं के टाइम पे प्रणब दा का हाथ ही मनमोहन सिंह पर था। जब ये वित्त मंत्री थे 1984 के टाइम पर, तो इन्होंने मनमोहन सिंह को आरबीआई का गवर्नर बना दिया, और बाद में ये मनमोहन सिंह जी इनके लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तो मैं इनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो हुआ क्या था कि राजीव गांधी जी का इन्होंने ये बोला कि एक वरिष्ठ नेता को बनाना चाहिए जो पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता हो। तो राजीव गांधी जी समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो उस टाइम जो एक चेहरा था प्रधानमंत्री का वो प्रणब दा ही थे, लेकिन राजीव गांधी के इनसे मतभेद होने की वजह से ज्ञानी जेल सिंह जी ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया। दोस्तों, हुआ क्या था, हम बात कर रहे हैं इनके बारे में। तो चलिए, इनके बाद क्या होता है कि राजीव गांधी की जब सरकार आती है तो ये होता है कि 1986 में इनसे वित्त मंत्री की पोस्ट भी छीन ली जाती है, इन्हें बंगाल भेजा जाता है। हुआ क्या है, राजीव गांधी जी ने इनके साथ ऐसी, मतलब जब तक राजीव गांधी जी रहे हैं इनका कैरियर में कहूँगा कि बहुत ही अच्छा नहीं रहा है। इनका जो कैरियर है प्रणब दा का वो बहुत ही अच्छा नहीं रहा है। 1986 में क्या हुआ कि इन्होंने, जो राजीव गांधी जी थे, इन्होंने कांग्रेस से इन्हें बर्खास्त कर दिया।
पूरा देश जिस नेता के एक इशारे पर चलता था, जहाँ तक कि एटलीस्ट आरएसएस सब जगह सभी के एक ऐसे नेता नहीं थे जैसे अटल जी थे, उस प्रकार के एक नेता थे जिन्हें मतलब कोई भी ये नहीं कहता था ये विपक्ष का नेता है, मतलब सभी लोग इनके साथ थे। उस टाइम इस शख्सियत के बाद साथ ऐसा हुआ कि 1986 में इसे कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा हसरत कर जाने वाली घटना थी पूरे देश में। इसके बाद सबने सोचा कि इस तरीके से इस टाइप की महान शख्सियत का अंत हो जाए, ये हम नहीं चाहेंगे। इसके बाद कुछ लोगों ने इनकी मदद की, शीला दीक्षित और बहुत सारे इनके दोस्त सामने आए और इन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी बना दी। इन्होंने एक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। उसके प्रेसिडेंट बने प्रणब दा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 1987 में जब बंगाल में इलेक्शन हुए तो इन्हें 0 सीट मिली और ये सब देखकर पूरा देश दंग रह गया। फिर एक बार शीला दीक्षित दी सामने आई और शीला दीक्षित और उनके एक दो और दोस्त थे, उन्होंने मिलकर 1989 में राजीव गांधी जी से बात की कि यार ऐसा होना चाहिए कि ऐसा महान शख्सियत आपके विपक्ष में जाकर खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बैंड बजा देगा अटल जी के साथ मिलकर। फिर क्या हुआ कि 1989 में कांग्रेस और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी साथ आई। लेकिन राजीव गांधी जब तक रहे जब तक तो कोई ठीक इनके बीच में बनता नहीं था। लेकिन पीवी नरसिम्हा जी की जब सरकार आई 1991 में, तो ये क्या है, प्रणब दा और जो पीवी नरसिम्हा जी थे वो क्या थे, वो दोस्त थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आइए, आप कब तक नाराज रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि चलो यार इन्हीं के साथ आते हैं। तो योजना आयोग के उस टाइम इन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया, इस महान शख्सियत को उपाध्यक्ष बना दिया गया। क्या हुआ, इसी के बाद अब प्रणब दा वापस से भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर सामने आएंगे। 1995 से 96 तक इन्हें विदेश मंत्री का कार्यकाल दिया गया। इन्होंने विदेश मंत्री के रूप में बहुत अधिक कार्य किए। अब धीरे धीरे वो एक महान ऐतिहासिक पल आने वाला है 2004 में इलेक्शन हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 145 और इनकी जो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी थी उसे 65 सीटें मिली। और इसी के साथ उनका एक दबदबा फिर सामने आया। 2007 में इलेक्शन हुआ और इनकी ये अच्छा चल रहा था। लेकिन 2009 से 12 में इन्हें फिर वित्त मंत्री का कार्यकाल दिया गया। और उस टाइम दोस्तों 2009 की बात रही। 2009 से 12 तक इन्होंने फिर वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला मनमोहन सिंह जी की सरकार में। आप सभी जानते हैं जीएसटी को भाजपा सरकार आकर, मोदी सरकार ने आकर इंप्लीमेंट किया। लेकिन इसका जो खाका तैयार किया था वो किया था हमारे प्रणब दा जी ने। प्रणब दा जी ने जीएसटी का खाका तैयार किया, जीएसटी मॉडल का सकता। आप सभी देख रहे हो ना, जो सड़क जोड़ो परियोजना चल रही है, हाईवेज को जोड़ने की बात करें, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात चल रही, सभी 2009 से 12 के बीच में सड़क जोड़ो परियोजना का खाका भी वित्त मंत्री रहते हुए प्रणब दा ने इसका तैयार किया था। इसके बाद इनको इसी वित्त मंत्री के कार्यकाल 9 से 12 के बीच में विश्व का बेस्ट वित्त मंत्री, मतलब एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर दिया गया उस साल का। तो ये इस प्रकार के इस महान शख्सियत के बारे में जिसको किसी नाम की जरूरत नहीं है उसको, अब क्या हुआ, फाइनली 2012 में इन्हें इस्तीफा देना बना। हुआ क्या था मैं बताता हूं आपको। 2012 में इन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि उस टाइम जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे उन्होंने मना कर दिया कि मैं अब इसके चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा राष्ट्रपति न बनने की उम्मीदवारी में। तो एक नाम पर सोमनाथ चटर्जी, प्रणब दा और फिर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर भी सहमति बन रही थी। तो कुछ नाम सामने आए थे, पर कांग्रेस सरकार ने और ममता बनर्जी ने बैठकर बात की कि किसको बनना चाहिए। तो ममता बनर्जी ने कहा कि 2012 में कि प्रणब दा को ही बनना चाहिए। तो इस प्रकार की जो महान शख्सियत है उसको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, 13वें प्रेसिडेंट। देखिए राजेंद्र प्रसाद के बाद से 13वें रहे, जिसके बाद बहुत सारे अभी फाइनली आप जानते हो सभी के बारे में। तो 2012 से लेके 17 तक रहे। क्या चाहती कांग्रेस सरकार, क्या चाहती थी? इसके बाद हुआ क्या था कि जो ममता बनर्जी मुलायम सिंह यादव जी से बात की और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फाइनली एक
इस प्रकार के नाम पर सहमति बनी, प्रणब दा के नाम पर सहमति, क्योंकि सोनिया गांधी जी बड़ी बहुत ही सब जानकार, मैं बोल सकता हूँ बहुत ही दूरदर्शी समझ वाली हैं। उन्हें पता था कि 2014 में हमारी सरकार बनने नहीं वाली, तो हम एक ऐसी कांग्रेस के चेहरे को रखें जिससे कि भाजपा सरकार नहीं चलती हो, क्योंकि ये एक ऐसे चेहरे थे जो आरएसएस की भी मीटिंग अटेंड करते थे। फाइनली आप भी जानते हो कि ये एक जब विवादों में आ जाते हैं, जब ये आरएसएस के समारोह में इन्हें बुलाया जाता है और ये उसमें जरूर जाते हैं। तो इस प्रकार की जो महान शख्सियत थी, इसे 2019 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो प्रणब दा हैं उन्हें 2019 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च जो रत्न होता है वो है, एक अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न, नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका और प्रणब दा को दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कि एक ऐसी शख्सियत थी जिसे दिया गया। फाइनली इनका आज में शाम के टाइम इन वीडियो बना रहा हूँ। 31 अगस्त 2020 को इन्होंने, हमारे इस प्रकार की महान शख्सियत ने हमें अलविदा कह दिया। और मैं एक बार फिर समस्त टॉपर गाइडेंस फैमिली की ओर से अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि इन्हें अर्पित करना चाहता हूँ। इन्होंने हमारे देश का बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन किया। हमारी एक राजनीतिक चेहरे की बात करें तो ये बहुत बड़े चेहरे थे और इन्होंने एक निर्विरोध से रूप में बहुत ही बेहतरीन राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी प्रणब दा को आप पूरे भारत में शेयर करें, पूरी सभी जगह इसको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप में सब जगह इस वीडियो को शेयर करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।